Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the different properties of the cycloalkanes. In the previous lecture, we have already discussed about the brief introduction about the cycloalkanes. After that, the nomenclature of the cycloalkanes, followed by the preparation of the cycloalkanes. In this lecture, we will discuss about the properties of the cycloalkanes. तो जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती हैं. दीज प्रॉपर्टी में भी द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल प्रॉपर्टीज. जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका नेचर कैसा है, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं, हम स्टडी करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, डाइपोल मोमेंट देखते हैं, सोल्युबिलिटी. दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो जो आपके साइक्लोप्रोपेन एंड द साइक्लोब्यूटेन, दीज आर गैसेस, ये आपके गैसेस होते हैं. और जो रेस्ट मेंबर हैं दे आर द लिक्विड. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड द रेस्ट मेंबर आर द लिक्विड. ऐसा क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन से जब हम साइक्लोब्यूटेन की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है. तो इसलिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगी. साइक्लोब्यूटेन साइज इंक्रीज हो गया तो वंडरवाल जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. एंड सो ऑन. जैसे ही हम अलोंग द सीरीज चलते हैं, अलोंग द होमोलोगस सीरीज चलेंगे हम, cyclopropane से cyclobutane से cyclopentane and so on, that called as the homologous series in which the two adjacent members differ by CH2 unit. cyclopropane और cyclobutane, these are the adjacent member. इनके बीच में जो डिफरेंस होता है कितने यूनिट का होता है? अकॉर्डिंग टू देयर जनरल फार्मूला CH2 यूनिट से ये डिफर करते हैं. तो साइक्लोप्रोपेन के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स, साइक्लोब्यूटेन के बीच मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन. वो इंक्रीज होता चला जाएगा. इसलिए मैग्नीट्यूड बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही तो हम बताते हैं कि कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो गैसेस अट्रैक्शन थोड़ी बढ़ गई, तो उसके बाद लिक्विड और भी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाए तो वो सॉलिड. तो इसी बेसिस पे तो हमने कहा कि जो लोअर मेंबर्स हैं साइक्लोएल्केन्स के, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, दीज आर द गैसेस while rest of the members are the liquid. ये जितने भी कंपाउंड हैं आप इन सभी के अंदर देखें, कार्बन जितने भी बॉन्ड बने हैं साइक्लोप्रोपेन में देखें, जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इस स्ट्रक्चर में बड़े ध्यान से देखें कि आपको बॉन्ड किसके बीच दिख रहा है? कार्बन कार्बन के बीच. मींस these two adjacent atom, these are the carbon, there is no electron negativity difference between them. इसलिए जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, देखो मैंने ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखो शो किए, वन इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, किसी भी कार्बन की तरफ ये डिस्पर्स नहीं हुए. मींस नन ऑफ द कार्बन हैज slight positive charge, none of the carbon has slight negative charge. Means none of the carbon have any charge. There occurs no separation of charge. कोई separation of charge नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम कहते हैं they are non-polar. तो ये इनके अंदर कोई पोल क्रिएट नहीं होता, क्योंकि सभी जो एटम है वो कार्बन है, और जिसकी वजह से there occurs no separation of charge, they are non-polar in nature. जितने भी ये कंपाउंड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया साइक्लोएल्केन्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हमेशा ही ज्यादा होता है देन द ओपन चेन कंपाउंड, देन द एलिफेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक मींस कोरस्पोंडिंग कौन? 3 कार्बन का हमने ये कौन ले लिया? जैसे साइक्लोप्रोपेन, अगर इसका कंपैरिजन हम करें तो सिंपल प्रोपेन के साथ साइक्लोब्यूटेन का कंपैरिजन करें सिंपल ब्यूटेन के साथ एंड ब्यूटेन के साथ, तो आप क्या देखेंगे कि जो साइक्लोएल्केन है इनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ही क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोरस्पोंडिंग ओपन चेन कंपाउंड्स. ये हम बाद में इन डिटेल अभी आपको बता भी देंगे. हम पहला पॉइंट ले लेते हैं. नाउ वी विल कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द साइक्लोएल्केन विद द ओपन चेन एनालॉग्स. जो आपके मेल्टिंग पॉइंट होता है साइक्लोएल्केन का वो हायर होता है एल्केन से. वो क्यों होता है? बिकॉज जो आपके एल्केन्स होते हैं उनकी जो स्टेट आपने पढ़ा है ना, आपको बताया है बार बार, हमने आईपैक नेमिंग के दौरान भी बताया था कि जब आप इसको लिखते हैं कार्बन एटम की चेन को, तो क्या आप स्टेट चेन लगा के ये बता सकते हैं कि उस स्टेट चेन में, मान लीजिए देखो मैंने स्टेट चेन लगा दी, देखो स्ट्रेट लाइन, क्या आप इसमें बता देंगे कि इसमें टोटल कितने कार्बन? नो, आप बता ही नहीं सकते. तो इसलिए क्या किया जाता है, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन के अंदर जो कार्बन होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग. हम कार्बन की चेन को जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करते हैं. इससे क्या हुआ कि एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हमें ये बताते हैं कि वहां पे बोलो कौन प्रेजेंट है? कार्बन एटम इज प्रेजेंट. तो उसी से हमें पता चलता है कि उस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है. मींस यहीं से हमने ये कंक्लूजन निकाला और आपको बताया है कि इन द एल्केन्स देयर इज अ जिगजैग कार्बन एटम चेन. जो एल्केन होते हैं ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जिगजैग कार्बन एटम चेन है, और ये कार्बन
के अंदर जो ये एटम होते हैं, दे कंटिन्यूअसली अंडरगो ऑसिलेशन, इनके अंदर ऑसिलेशन होती रहती है। ऑसिलेशन होने की वजह से इनकी जो लैटिस है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होती, मींस द इन द एल्केन्स दे हैव नो क्लोजली पैक्ड लैटिस, इनकी जो क्रिस्टल लैटिस है वो आपकी क्लोजली पैक्ड नहीं है, बिकॉज द जिगजैग carbon atom chain in the alkanes are continuously in constant oscillation motion, वो oscillatory motion लगातार दिखाते रहते हैं। जबकि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर मास वाले, सेम उसी जैसे हमने यहाँ पे एन ब्यूटेन लिया, तो अगर हम यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन ले लेते, वैसे हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की बनाई, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना देते तो सही कंपैरिजन इनका हो जाता। जैसे हम मैंने देखो यहाँ पे ड्रा कर दिया इसको कंपैरिजन करने के लिए, देखो ये साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, जो साइक्लोएल्केन है उनके अंदर क्या होता है, दे हैव द क्लोजली पैक्ड लैटिस, क्योंकि जो साइक्लोएल्केन होते हैं इनकी रिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से आपके ओसिलेशन नहीं हो पाता। जो हम बता रहे थे ना कि कार्बन एटम की स्टेट चेन होती है और उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं दे कंटिन्यूअसली इन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, और जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ओसिलेशन होता रहता है, जिसकी वजह से क्लोजली पैक्ड लैटिस नहीं बन पाती। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे क्लोजली पैक्ड लैटिस किस लिए बन जाता है, बिकॉज दे हैव द रिंग स्ट्रक्चर, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट होके और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, रिंग स्ट्रक्चर बन गई, और उस रिंग स्ट्रक्चर की वजह से बनने की वजह से जो एक रिजिड रिंग स्ट्रक्चर है विच ओवरकम्स दैट ऑसिलेशन टू ए लार्ज एक्सटेंट, जो कि ऑसिलेशन को लार्ज एक्सटेंट तक डिक्रीज कर देती है। तो इसलिए इसमें क्लोजली पैक्ड लैटिस बन जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जो एल्केन्स होते हैं उनके अंदर क्लोजली पैक्ड लैटिस नहीं होता, वो लूजली पैक्ड है थोड़ा सा। किस वजह से है, ड्यू टू द कॉन्स्टेंटली ऑसिलेशन। लेकिन साइक्लोएल्केन के अंदर जो ऑसिलेशन है उसको ओवरकम कर दिया जाता है बाय दैट रिजिड रिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए फिर क्या होगा, सो द देयर विल बी द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, stronger van der Waals forces किसके बीच होंगी, in between the cycloalkane molecules, while there will be the weak van der Waals force of attraction in between the open chain alkanes। जो ओपन चेन एल्केन है, एलिफेटिक एल्केन्स है, उनके बीच में आपके वीक van der Waals force of attraction होंगी। इसलिए more heat is required to break the strong van der Waals forces in cycloalkanes, and the less heat will be required to break the weak van der Waals force which are present in between the simple alkanes। तो इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो साइक्लोएल्केन्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर ओपन चेन एनालॉग्स। अब हम नेक्स्ट इसी टाइप से हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, और साथ के साथ हम डेंसिटी को भी स्टडी करेंगे। तो जो आपके बॉइलिंग पॉइंट भी है, जो डेंसिटी है, वो भी साइक्लोएल्केन्स की हायर होती है देन द एल्केन्स ओपन चेन एनालॉग्स। तो जो लिक्विड स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो साइक्लोएल्केन्स मॉलिक्यूल हैं दे आर लिटिल मोर स्ट्रांगली हेल्ड देन द एल्केन्स, वो भी एल्केन से थोड़ी स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपके साइक्लोएल्केन्स होते हैं, इन द साइक्लोएल्केन्स के बीच में आपकी स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और आपके जो सिंपल एल्केन्स होते हैं उनके बीच में वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द साइक्लोएल्केन मॉलिक्यूल्स, and the less heat is required to break the weak van der Waals force of attraction which is present between the बोलो कौन, ओपन चेन एनालॉग्स, जो आपके एलिफेटिक एल्केन्स है उनके अंदर। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द साइक्लोएल्केन विल बी हायर देन दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि क्लोजली पैक्ड लैटिस है, और आप ये जानते हैं सिंपल फार्मूला है हमारा डेंसिटी का, बोलो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एम बाई वी। क्योंकि इनकी क्लोजली पैक्ड लैटिस होती है, क्योंकि किनकी क्लोजली पैक्ड लैटिस होती है, आपकी साइक्लोएल्केन्स की। तो ये जो फार्मूला अभी हमने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो क्या होगा आपके, मान लीजिए ये कम स्पेस के अंदर ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, साइक्लोएल्केन क्लोजली पैक्ड है, वही मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक रहेंगे, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमने बताया ना कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास ले ले, मींस डी इज इक्वल टू एम बाय वी। ऐसे मैंने दोबारा लिख दिया डी इज इक्वल टू एम बाय वी। पहले वाला अगर हम इधर लिख दे अबाउट द साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन के केस में क्या है, मोलिकुलर मास साइक्लोएल्केन, और कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा ओपन चेन एनालॉग ले रहे हैं, मान लीजिए दोनों का मोलर मास, तो क्या है, मोलिकुलर मास हमने क्या ले लिया, सेम मोलिकुलर मास वाले। मींस अगर हम मास को सेम एज्यूम कर लें तो उसके बाद डेंसिटी किस पे डिपेंड की, वॉल्यूम के ऊपर। कौन कम वॉल्यूम के अंदर अपने पार्टिकल्स को ऑक्यूपाई करवा लेगा, दैट इज द साइक्लोएल्केन्स, क्योंकि उनकी क्लोजली पैक्ड लैटिस है, मोलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, दे विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, while the alkane molecules they will occupy the more volume due to their oscillation nature, क्योंकि उनके अंदर oscillation होती रहती है, अभी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको बताया था। तो सिंपल एल्केन्स के अंदर आपका वॉल्यूम बोलो क्या होता है, मोर होता है, इसलिए
जो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी बोलो, डेंसिटी लेस हो जाएगी सिंपल एल्केन के अंदर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। साइक्लोएल्केन्स के जो पार्टिकल्स हैं ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड लैटिस दे विल ऑक्यूपाई द लेस वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम बोलो क्या होगा यहाँ पे लेस, इसलिए डेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी बोलो मोर। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारी स्टेटमेंट थी कि फर्दर ड्यू टू द मोर क्लोज पैक्ड lattice of the cycloalkane as compared to the corresponding open chain analog, that is the simple aliphatic alkanes, the cycloalkane molecules will occupy less volume as compared to the simple alkanes, simple open chain alkanes. So the cycloalkanes have the higher density than the corresponding alkanes. अब हम नेक्स्ट पॉइंट कंपेयर करेंगे इनके पोलैरिटी के बारे में। जैसे अभी हमने पीछे देखा भी था कि जो साइक्लोएल्केन हो चाहे ओपन चेन एनालॉग्स हो, ये दोनों के दोनों आपके नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों के अंदर जो चेन है वो एक अलग बात कि आपके जो एल्केन्स है जैसे एन ब्यूटेन हमने स्ट्रक्चर लिखी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन वो जो चेन है वो तो कार्बन एटम की ही बनी हुई है। बिटवीन द सेम एटम, सेम एटम के बीच में चेन बनी हुई है, सेम एटम कौन है यहाँ पे, कार्बन 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 की चेन है। ऐसे साइक्लोएल्केन में भी जो चेन है वो कार्बन एटम की ही बनी हुई है, इसलिए तो इनको हम कार्बोसाइक्लिक कहते थे। साइक्लोएल्केन्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक, कार्बन के द्वारा बना हुआ रिंग, कार्बन के द्वारा बनाई हुई साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो सो कॉल्ड एज द कार्बोसाइक्लिक हम साइक्लोएल्केन्स को कहते थे। तो कार्बन कार्बन सेम एटम्स की बनी हुई है, देयर अकर्स नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, और जिसकी वजह से कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज ही नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल्स आपके नॉन पोलर होंगे। तो इसलिए नॉन पोलर होते हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्योंकि नॉन पोलर हैं। आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर सब्सटेंस में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर के अंदर। इसीलिए जो ये आपके साइक्लोएल्केन्स या एल्केन्स हुए, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड एल्कोहल्स एंड सो ऑन, दूसरे भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि कौन सा साइक्लोएल्केन कम रिएक्टिव है, कौन ज्यादा, कौन साइक्लोएल्केन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम, किस बेसिस पे देखेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब तनाव देखना है, तनाव किस चीज का होगा, क्योंकि ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन मीन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड बनने की वजह से जरूर कोई ना कोई जो स्ट्रेन आया होगा वो रिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से आया होगा। तो जो रिंग स्ट्रक्चर बनी उसकी वजह से बॉन्ड पे रिपल्शन हो गई होगी, जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं उसके अंदर हमने बताया था ना कि जो आपके बॉन्ड पे रिपल्शन हो जाती है रिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से, उसमें तनाव आ जाता है। तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस थ्योरी के अंदर, जिसका नाम है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज द बेयर, और उसने ये थ्योरी दी। तो इसके मेन पॉइंट क्या थे, मेन पॉइंट सबसे पहला पॉइंट तो ये कहा गया कि द मोस्ट स्टेबल एंगल, जो हम सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जो सबसे स्टेबल एंगल होगा कार्बन के चारों तरफ जो हम 4 बॉन्ड बना दे जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, 4 बॉन्ड मींस आउट ऑफ दिस 4 बॉन्ड 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, जो सॉलिड लाइन से आपने शो किया, अदर बॉन्ड शोन बाय द डॉटेड लाइन जो बिलो द प्लेन है, दो सिंपल बॉन्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर, मींस ये 3D स्ट्रक्चर है। और इसमें जो एंगल है किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच दैट इज द 109.5 डिग्री, मींस 109 डिग्री 28 मिनट्स का ये एंगल होता है, जिसे टेट्राहेड्रल एंगल हम कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है इसकी, एक कार्बन के चारों तरफ चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाती है इस कार्बन की, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। और बॉन्ड एंगल कितने का हो गया 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये सबसे स्टेबल एंगल होता है, इसे टेट्राहेड्रल एंगल आप कहते हैं। तो द मोस्ट स्टेबल angle for any of the compound having the central carbon atom is 109 degree 28 minutes, that is the tetrahedral angle जो हम जानते हैं। any deviation, second point क्या कहा बेयर साइंटिस्ट ने कि the any deviation that may be the positive or the negative, positive means अगर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाए, और नेगेटिव मींस अगर इससे कम हो जाए, तो मींस एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल causes the instability in the cycloalkane। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हम रिंग स्ट्रक्चर बना दें, ये तो हमने ओपन बताया था कि कार्बन का एंगल इतना होना चाहिए, लेकिन आपके जो साइक्लोएल्केन है अगर उनके अंदर तो एंगल इतने का नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का नहीं है, इससे कम है या इससे ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो आपका साइक्लोएल्केन है वो स्टेबल नहीं होगा, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। वही हमारा पॉइंट नंबर सेकंड था कि एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल causes the instability in the given cycloalkane. Next point, more the deviation from the tetrahedral angle,
मीन सबसे स्टेबल तो 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। जितनी ज्यादा डेविएशन होगी इससे, चाहे पॉजिटिव साइड में हो, चाहे नेगेटिव साइड में हो, चाहे एंगल इंक्रीज होके हो, चाहे एंगल इससे कम हो जाए, तो एनी डेविएशन causes the instability. And point number 3 क्या है? More the deviation from the tetrahedral angle, lesser will be the stability of the cycloalkane. वो cycloalkane उतना ही कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल मीन्स उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जो अनस्टेबिलिटी किसी भी साइक्लोएल्केन में आती है, किस वजह से? ड्यू टू द डेविएशन फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल दैट कॉजेस द स्ट्रेन इन द साइक्लोएल्केन, एंड दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ स्ट्रेन। आपसे एग्जाम में कई बार ये सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डिफाइन एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो आप क्या कहते हैं? The instability in the cycloalkane due to the deviation from the tetrahedral angle produces a strain in the cycloalkane, and that strain is called as the angle of strain. उससे angle of strain कहा जाता है। और जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है साइक्लोएल्केन के अंदर, कितनी स्ट्रेन है उसके अंदर, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो हम अभी आपको बताने वाले हैं इस टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो टेबुलर फॉर्म भी बनाएंगे अगली स्लाइड के अंदर। पहले इसका हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ स्ट्रेन का फार्मूला है 1/2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे आपका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल मींस 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री, और माइनस में बॉन्ड एंगल इन द साइक्लोएल्केन, के साइक्लोएल्केन में वो बॉन्ड एंगल है कितना। हमने एग्जांपल लिया जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल बोलो कितने का है, इसके अंदर इंटरनल एंगल कितने का, 60 डिग्री का होता है देखो इसके अंदर। तो वही अभी हम आगे कैलकुलेट करके दिखाएंगे 1 बाय 1। तो कोई ये टेबल आ गई हमारे पास। पहला हमने वही लिया साइक्लोप्रोपेन, देखो नीचे हमने स्ट्रक्चर बना दी है। इसमें इंटरनल जो एंगल है वो कितने का है, दैट इज ऑफ 60 डिग्री। जो अंदर जो एंगल है इसके अंदर, दैट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। देखो ये एंगल 60 डिग्री का है इसके अंदर। तो जो 60 डिग्री का हो गया, तो एंगल ऑफ स्ट्रेन कितनी हो गई, क्योंकि एंगल कितने का होना चाहिए था फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट शुड बी द टेट्राहेड्रल एंगल। अब उतना तो है नहीं, वो तो 60 डिग्री एंगल है, तो इट मींस यहाँ पे स्ट्रेन आ गई। वो तो हमने आपको पहले बताया भी था, जो बनाना बॉन्ड इसमें बन जाता है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिया गया था। तो वो एंगल ऑफ स्ट्रेन अब है कितनी, देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, तो 1/2 ब्रैकेट में लिखा 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस में 60 डिग्री, और आ गया 1/2 ब्रैकेट में। ये कैसे आया, देखो ये कैलकुलेट करके हम देखो आपको यहाँ पे दिखा दें। देखो 109 डिग्री 28 मिनट्स, कई बार स्टूडेंट इसमें भी पजल हो जाते हैं। माइनस में देखो हमने ये 60 डिग्री लिखा, अब इसको देखो हम माइनस करके दिखा दें। आप ये कहेंगे ये तो कोई सिंपल चीज है, लेकिन सिंपल तो है, लेकिन फिर भी कई बार इसमें भी पजलिंग हो जाती है। 49 डिग्री 28 मिनट्स इतना तो आ गया, जैसे अभी आपने देखा वही हमने लिखा है। अब इसके डिवाइडेड बाय देखो 2 करके दिखाना है। अब डिवाइडेड बाय 2 करने से पहले हम आपको बता दें, आप ये जानते ही हैं कि जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आप जरूर ध्यान रखें, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अबाउट द 60 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये आंसर आया था, इसको 2 से डिवाइड कैसे करें, 2 से डिवाइड ऐसे करेंगे कुछ, ये जो 49 डिग्री है, देखो ध्यान से देखना, 28 मिनट से यहाँ पे। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको 2 से डिवाइड किया, देखो 2 2 जा क्या होता है 4, तो हमने बाहर 2 लिख दिया। अब नीचे बोलो कौन ले लिया आपने 9, तो 2 4 जा 8। अब देखो ध्यान दे, ऊपर ये डिग्री चली है तो 1 डिग्री बच गई यहाँ पे, बोलो कौन बच गई, 1 डिग्री। तो ऊपर अभी तक आपका आ चुका 24 डिग्री। अब जो 1 डिग्री है दैट इज इक्विवेलेंट टू, देखो मैंने इक्विवेलेंट का निशान लगाया, और बोलो क्या है ये 60 मिनट। और ऊपर ये क्या बची हुई है बेटा, ये 28 मिनट्स बची हुई है। तो 60 मिनट प्लस में देखो ये 28 मिनट्स, देखो जैसे हमने नीचे इसको उतारते हैं, तो 60 मिनट्स प्लस 28 मिनट्स दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना आ गया 88 मिनट्स। क्लियर हो गया। अब जो 88 मिनट्स है, अब ये ऊपर देखो 2 ही है, 2 से ही तो डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। आ गई बात समझ में। तो 44 मिनट्स ये यहां से आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस टाइप से हमारा आंसर निकल जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। या इसको भी देखो आप स्टेप बाय स्टेप देखें, ये 88 मिनट्स बचा हुआ था, इसको दोबारा से 88 मिनट्स को देखो हम करके दिखाएं आपको डिवाइड, क्योंकि सिर्फ 88 था 2 से। 2 4 जा 8, फिर 8 आपने लिया नीचे, 2 4 जा 8, ये क्या है, ये मिनट्स है आपकी, ये ध्यान रखें। आगे ना 44 मिनट्स, इसलिए ओवरऑल आंसर क्या आया था 24 डिग्री और 44 मिनट्स। तो इस टाइप से आप हर बार कैलकुलेट करेंगे, जितने भी और हम एग्जांपल अभी आपको नीचे दिखाएंगे, उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जब आप डिवाइड करते हैं 2 से, तो शुरू में तो जो डिग्री है उसको डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, जो 60 मिनट्स नीचे बची आपकी, उसको ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट है 49 डिग्री, आगे 28 मिनट्स जो लिख रखा था, अब वो 28 मिनट्स नीचे आपको उतारनी होती है डिवीजन के दौरान।
तो जो 1 डिग्री था, 1 डिग्री में आप डायरेक्ट 28 मिनट्स तो ऐड नहीं कर सकते, यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। कोई जैसे आपको ये कह दे 1 रुपी में 1 पैसा आप ऐड करें, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे 1+1 2, नो। आप क्या करते हैं, 1 रुपी को पहले पैसे में कन्वर्ट करते हैं, 1 रुपी = 100 पैसा, तो 100 पैसा प्लस 1 पैसा, 101 पैसा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 1 डिग्री है, 1 डिग्री को आप 28 मिनट्स में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, 1 डिग्री को पहले आपने मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो 1 डिग्री = 60 मिनट, 60 मिनट में ऊपर से आपने मिनट्स नीचे उतारी, तो 60 मिनट प्लस 28 मिनट्स आ गया 88 मिनट्स। अब हम 2 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 44 मिनट्स। तो ओवरऑल हमारा ये आंसर आ जाता है। तो आपने देखा दैट इज द एंगल ऑफ स्ट्रेन, जो भी हमने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दी। ओवरऑल हर बार आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, इस चीज में आपके पजलिंग क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये अक्सर हो जाती है, हमारा आंसर ठीक नहीं निकलता है कई बार। तो ये आपने देखा एंगल ऑफ स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसके अंदर अगर आप इंटरनल देखो, ये एंगल यहाँ पे देखेंगे, नीचे डायग्राम में देखो हमने लिखा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो हमने 90 लिख दिया। उसी टाइप से वही सेम फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में टेट्राहेड्रल एंगल, माइनस में 90 किया, उसी टाइप से देखो माइनस किया। देखो हमने जब 90 को जब हम माइनस करते हैं वो तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बोलो क्या आ जाता है, ये 9 10 में से 1, ये डिग्री और आगे 28 मिनट्स, ये तो बड़ा सिंपल है। उसी टाइप से अब 19 डिग्री 28 मिनट्स को अब हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आया बेटा, 2 9 जा देखो 18, देखो उसी टाइप से ये माइनस किया तो नीचे 1 डिग्री, 1 डिग्री को फिर दोबारा से मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा बेटा, 1 डिग्री = 60 मिनट, 60 मिनट तो है ही, ऊपर 28 मिनट्स है, उसी टाइप से आपने ऐड कर दिया, तो बोलो आपका क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज द 88 मिनट्स। डिवाइड दोबारा से 2 से ही कर रहे हैं, तो 44 मिनट्स आपका आ गया डिवाइड करने के बाद, कि 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये कैंसिल, ऊपर ये 44 मिनट्स आ गए। तो बोलो एंगल ऑफ स्ट्रेन बोलो कितना आ गया आपका, उसी टाइप से 9 डिग्री 44 मिनट्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन निकालेंगे, दैट इज द साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के अंदर जो कोई भी आप एंगल देखें, दैट एंगल इज ऑफ 72 डिग्री या 108 डिग्री। आप यही तो ध्यान रखना था, मैंने आपको देखो लिख भी दिया 72, आपको बीच में बताना भी था कि आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो ये अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, तो ये जो एंगल होता है इतना स्ट्रेट लाइन का, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखें, मैंने जो ये लाइन लगाई, इसके बाद ये लाइन देखो इधर थी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 72, तो आपको जबकि जब बताना चाहिए था कि सर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा ही दिख रहा है, मीन्स ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने ये इसलिए लिखा जानबूझ के कि आपको पता चल जाए, कई बार आप ऐसी गलती कर देते हैं। तो ये जो एंगल था वो एक्सटर्नल एंगल था 72, इंटरनल जो एंगल है दैट इज ऑफ 108 डिग्री, वही तो हमें इंटरनल एंगल देखना है। ध्यान रखें, हम हर बार कौन सा एंगल देख रहे हैं, दैट इज द इंटरनल एंगल। तो यही तो कर रहा है स्ट्रेन, इसी की वजह से तो तनाव है, इसी की वजह से तो ये जो डिफरेंट बॉन्ड है, देखो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, और यहीं से तो हो रही है बॉन्ड पे रिपल्शन। तो एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना है, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो बोलो वैल्यू पुट किया तो क्या आया, 108 माइनस किया तो 1 डिग्री 28 मिनट्स, और फिर 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 44 मिनट्स। देखो ऐसे कैसे, आप कहेंगे सर ये 1 डिग्री 28 मिनट्स है, तो 2 से डिवाइड कैसे करें, जो 1 डिग्री बच गई, इस 1 डिग्री के सीधे बोलो क्या बना लेंगे हम, मिनट्स। बोलो कितने मिनट्स बन गए इसके, 60 मिनट्स, प्लस में आगे क्या है 28 मिनट्स, 28 मिनट्स। तो आप क्या करेंगे, दोनों मिनट्स को आप ऐड कर देंगे, तो दैट इज द 88 मिनट्स। तो 1 डिग्री 28 मिनट्स को आपने कंप्लीटली मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब 88 मिनट्स को आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप आंसर क्या आएगा, 44 मिनट्स। सो दैट इज द एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो इस टाइप से आप एंगल ऑफ स्ट्रेन को क्या करते हैं, कैलकुलेट बाय दैट सिंपल फार्मूला व्हिच इज गिवन बाय द साइंटिस्ट बेयर, सो कॉल्ड एज द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो इसी टाइप से आप साइक्लोहेक्सेन, जिसमें एंगल 120 डिग्री, आपने -120 डिग्री किया, तो अब नेगेटिव आपका आ गया, देखो डेविएशन आपने देखा, तो उसी टाइप से आप कैलकुलेट कर देंगे, 2 5 जा 10 डायरेक्ट आ रहा है इसमें तो आपका आंसर, और 16 क्योंकि कंप्लीटली हो गया था, 2 5 जा 10, तो आगे 32 आपकी मिनट्स हैं, तो 16, तो 5 डिग्री 16 मिनट माइनस में। नेक्स्ट साइक्लोहेप्टेन, उसमें 128 डिग्री 34 मिनट्स, उसी टाइप से आप माइनस किया, -19 डिग्री 6 मिनट एंड सो ऑन, -9 डिग्री 33 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन में 135 डिग्री वैल्यू पुट की आपने, तो उसी टाइप से आप एंगल ऑफ स्ट्रेन फिर से निकाला, कितना आ जाएगा, -12 डिग्री 46 मिनट। हम आपको कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं, तो उसी टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एल्कीन। एल्कीन को 2 मेंबर रिंग माना गया है। आप डायग्राम देखे नीचे, देखो जो एल्कीन थी, देखो ध्यान से देखो, सी सिंगल बॉन्ड, देखो ऐसे
और ये सिंगल बॉन्ड। देखो ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। इसमें अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड जो दिखाते हैं एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच, देखो ये जो डबल बॉन्ड, देखो ये जो डबल बॉन्ड हमने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड हमने दिखाया जो डॉटेड फॉर्म से दिखाया, इसको देखो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इट इज ट्रीटेड एज अ टू मेंबर रिंग। इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड को हमने बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर दिया, मींस ये एक रिंग सा बन गया। देखो एक रिंग बन गया ना, देखो ये कि देखो ये रिंग बन गया ऐसे इस टाइप से, क्योंकि डबल बॉन्ड था। ये डबल बॉन्ड को हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके ले गए। डबल बॉन्ड को कहां पे ले गए हम, थोड़ा ऊपर की तरफ, देखो ऐसे स्ट्रेच करके ले गए और इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया। ये कहा गया दैट इज अ टू मेंबर रिंग। मींस एल्कीन आर एज्यूम्ड एज ए टू मेंबर रिंग। वैसे टू मेंबर रिंग होता नहीं, रिंग बनाने के लिए कम से कम जो कार्बन चाहिए दीज आर 3। तो लोवेस्ट जो रिंग कंपाउंड होता है दैट इज अ साइक्लोप्रोपेन। लेकिन सिर्फ एज्यूम किया गया है कि एल्कीन आर एज्यूम्ड एज ए टू मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। इसको टू मेंबर रिंग स्ट्रक्चर की तरह एज्यूम किया गया है। इसलिए आपको समझाने के लिए दूसरे डबल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से देखो हमने शो कर रखा है। एंगल 0 डिग्री का हो गया। हमने इसमें पुट किया तो बोलो 0 वही सेम रहा। तो आपकी एंगल ऑफ स्ट्रेन कितनी आ गई, 54 डिग्री और 44 मिनट्स हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन आपके एल्कीन के अंदर। और इसी बेसिस के ऊपर इनकी कुछ एप्लीकेशन भी होंगी जो हम देखेंगे। तो आपने क्या देखा कि जो स्टेबिलिटी होती है साइक्लोएल्केन की, वो किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ एंगल ऑफ द स्ट्रेन। मींस मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्केन मोर इजीली इट विल बी फॉर्म्ड। कोई भी साइक्लोएल्केन, कोई प्रिपरेशन है, हम कोई साइक्लोएल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा साइक्लोएल्केन इजीली बनेगा, वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम कैसे बताएं, एंगल ऑफ स्ट्रेन के आधार पे, कि वो साइक्लोएल्केन जिसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन सबसे कम है वो इजीली बन जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। वही हमारा अगला पॉइंट था, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्केन मोर इजीली इट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट, अब हमारे पॉइंट आ जाते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस हैं जिससे जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को फेवर करते हो, जो एक्सप्लेन कर पाए कि बेयर साइंटिस्ट ने जितनी बातें बताई ऑल आर करेक्ट, ये सारी बातें ठीक है। वो ठीक हो भी सकती हैं, कुछ इसके अंदर कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर सम एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो जो कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को फेवर करते हैं, उसके फेवर में है। जैसे पहला पॉइंट जो अभी हमने लास्ट में भी देखा था, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द डबल बॉन्ड इन द एल्कीन्स, कि जो एल्कीन है उसको हम कैसे प्रूव करें कि इट इज ए रिएक्टिव स्पीसी। वो हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे, अभी हमने बताया था कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर जो डबल बॉन्ड है इट इज एज्यूम्ड टू बी या ट्रीटेड एज ए टू मेंबर रिंग स्ट्रक्चर हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 0 डिग्री, जिसमें 0 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो एंगल ऑफ स्ट्रेन जैसे अभी हमने कैलकुलेट भी करके दिखाई थी कि टेट्रा 1/2 ब्रैकेट में नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज द 109 डिग्री 28 मिनट्स, माइनस में 0 डिग्री हमने लिखा तो क्या आ गया, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 5 जा 10, अब 9 लिया, 2 4 जा 8, तो 1 डिग्री आ गया। उसी टाइप से 1 डिग्री इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 60 मिनट, और 60 मिनट्स में बोलो उसी टाइप से क्या ऐड किया, 28 मिनट्स, तो क्या आ गया 88 मिनट्स। इसको जब 2 से डिवाइड किया तो 44 आ गया ना आपका आंसर ये। तो 54 डिग्री 44 मिनट्स दैट इज द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। और इतनी हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से ये स्पीसी स्टेबल नहीं है, ये रिएक्टिव है। सो एज द एल्कीन्स हैव द वेरी हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन, और एंड दैट हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन proves their unstability, proves their reactivity। तो ये था पहला पॉइंट जो इसकी फेवर में गया, बेयर स्ट्रेन थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि ये ठीक है। तो ये फर्स्ट एविडेंस था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ द साइक्लोप्रोपेन एंड द साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन भी रिएक्टिव है, साइक्लोब्यूटेन भी रिएक्टिव है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो साइक्लोप्रोपेन हुए चाहे साइक्लोब्यूटेन हुए, इनके अंदर जब हम देखते हैं एंगल ऑफ स्ट्रेन दैट इज ए वेरी हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। इनके अंदर भी इतनी ज्यादा तो नहीं है जितनी की एल्कीन्स में है, इवन देन दे शो द लार्ज डेविएशन, दे शो द लार्ज डेविएशन इन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल उससे बहुत ज्यादा डेविएशन ये शो करते हैं, और दैट डेविएशन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ स्ट्रेन। वो हमने पीछे भी कैलकुलेट करके दिखाई थी, फिर से बताते हैं। ये साइक्लोएल्केन ये स्ट्रक्चर भी बनाई, इंटरनल एंगल जो है 60 डिग्री का है। तो कैसे कैलकुलेट करें एंगल ऑफ स्ट्रेन, जो फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस में 60 डिग्री जो इंटरनल एंगल है इसका। बोलो इंटरनल एंगल कितना है, बोलो यहाँ पे 60 डिग्री का होता है। देखो मैंने स्ट्रक्चर में भी लिख दिया। तो फिर क्या आया, 1/2 ब्रैकेट में क्या आ गया, 49 डिग्री 28 मिनट्स, माइनस जब हमने किया -60 को, तो जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 डिग्री 44 मिनट्स। तो हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन, एंड दैट प्रूव्स देयर रिएक्टिविटी। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन में देखें तो इंटरनल बॉन्ड एंगल बोलो ये कितने का है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री साइक्लोब्यूटेन के अंदर।
तो 90 डिग्री हमने वैल्यू पुट की 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस में 90, तो आ गया 1/2 ब्रैकेट में 19 डिग्री 28 मिनट्स, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 9 डिग्री 44 मिनट्स। वो एक अलग बात कि इसमें एंगल ऑफ स्ट्रेन थोड़ी कम हो गई है, तो इससे प्रूव ये भी होता है कि साइक्लोप्रोपेन्स आर मोर रिएक्टिव देन द साइक्लोब्यूटेन। और साथ ही साथ इसकी वजह से हमने क्या और देखा, दूसरा फैक्ट जो साथ के साथ आता है, दे हैव द वेरी हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन। व्हाट इट मींस, आप जानते हैं कि हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये साइक्लोप्रोपेन है, देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका हमने 1 मोल ले लिया, बोलो क्या लिया, 1 मोल। इसको हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हमने क्या किया, इसको बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एनर्जी कम निकलेगी या ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें साइक्लोब्यूटेन, इसका भी हम 1 मोल ले लेते हैं, इसको भी कंप्लीटली बर्न कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। हमने रिएक्शन को भी आगे से बैलेंस नहीं किया, लेकिन ये बैलेंस है कि इसके आगे 1 1 लिखना है, 1 मोल ही लेना है। प्लस में H2O CO2 H2O को और O2 को बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, तो एनर्जी निकली। अब आप ये बताएं एनर्जी कहाँ पे ज्यादा निकलेगी, दोनों में ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बिकॉज बोथ हैव द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन, दोनों अनस्टेबल है। साइक्लोप्रोपेन भी अनस्टेबल, साइक्लो ब्यूटेन भी अनस्टेबल, लेकिन ज्यादा अनस्टेबल कौन है बताएं, जिसमें हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन, किसमें है ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन, वो था साइक्लोप्रोपेन। हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि इनके अंदर जो भी एनर्जी थी, तो किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू द साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल है। क्या है बोलो, अनस्टेबल है। अनस्टेबल चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो ये जो अनस्टेबल चीज थी साइक्लोप्रोपेन, जो कि ज्यादा अनस्टेबल है, इसमें ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन है, जो ज्यादा अनस्टेबल है उसके अंदर से निकलेगी ज्यादा एनर्जी, और इस निकली हुई एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो हाउ विल यू डिफाइन द टर्म हीट ऑफ कंबशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, जो निकली हुई एनर्जी है, कब निकली है एनर्जी, when one mole, when बोलो कौन, ध्यान रखिए 1 mole, when 1 mole of the substance is completely burnt in excess of the oxygen, in excess of the air means oxygen ही है, is called as the heat of combustion। उस निकली हुई एनर्जी को heat of combustion कहते हैं। तो आपके जो भी अनस्टेबल कंपाउंड होंगे, जब उनको बर्न करते हैं, क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनके अंदर से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये हमने पहले ही बताया कि जो हाइड्रोकार्बन ही तो होते हैं जिनको एज ए फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो जब हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं, जलते हैं, तो हाई एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमने बताया इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। तो ये था सेकंड एविडेंस इन फेवर ऑफ द बेयर स्ट्रेन थ्योरी, कि पहला एविडेंस क्या था, जिसने एल्कीन्स को रिएक्टिव प्रूव किया। दूसरा एविडेंस क्या था, जिसने साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन को भी रिएक्टिव प्रूव किया ऑन द बेस ऑफ द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन कुछ ऐसी है, देखो, जैसे पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोहेक्सेन एंड द हायर मेंबर रिंग। जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं और जो हायर मेंबर रिंग है, दे आर स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने क्या कहा, बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने तो ये कहा था ना कि जो साइक्लोहेक्सेन है, हायर मेंबर्स हैं, दे हैव द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल कितने का, 120 डिग्री है। जो अगर हम ये स्ट्रक्चर अपनी ड्रा करते हैं, तो एंगल ऑफ स्ट्रेन बोलो इसमें कितना हुआ, 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 120 डिग्री। ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रखें, हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस पे बता रहे हैं। आप इस चीज को इंटरमिक्स मत कर देना उस चीज के साथ। हम आपको फिर बता दें कि सर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो साइक्लोएल्केन है उसकी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं, उसकी तो डिफरेंट कन्फर्मेशन होती हैं। साइक्लोएल्केन तो चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिसमें हर कार्बन का जो एंगल होता है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। वो तो बाद की बातें हैं जो अलग से एक्सप्लेन की जाती हैं, लेकिन हम बातें कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बेयर, कि जो बेयर साइंटिस्ट था उसने क्या कहा। तो बेयर साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर बेयर ने तो इसके अंदर जो एंगल था उसने उन चीजों को देखा ही नहीं कि भाई जो आपका साइक्लोएल्केन होता है उसकी जो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो चेयर फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। उसने सिर्फ ये प्लेनर स्ट्रक्चर की बातें की थी, तो उसी बेसिस के ऊपर हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। आप उस दूसरी चीजों को इसके अंदर इंटरमिक्स से नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब हम करते हैं आगे की बात कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर बॉन्ड एंगल बोलो कितने का, इंटरनल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इंटरनल बॉन्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री की वैल्यू हमने पुट की। जो इंटरनल बॉन्ड एंगल है हम आपको फिर से बता रहे हैं, दैट इज द इंटरनल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो -10 डिग्री 32 मिनट्स को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 5 डिग्री 60 मिनट्स। इसके अंदर भी एंगल ऑफ स्ट्रेन है, एंगल ऑफ स्ट्रेन है तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन साइक्लोहेक्सेन आपका स्टेबल कंपाउंड है।
ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन को लिया, इसमें एंगल 128 डिग्री 34 मिनट्स, वैल्यू पुट किया तो एंगल ऑफ स्ट्रेन आया -9 डिग्री 33 मिनट्स, लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाई। बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने साइक्लोहेक्सेन और जो हायर मेंबर रिंग है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी दे हैव द एंगल ऑफ स्ट्रेन, सो दे मस्ट बी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होने ही चाहिए। तो इसलिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, ये इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, जो रिएक्शन है, जैसे दो रिएक्शन अब हम लेने वाले हैं, एक तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और दूसरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड में, ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो क्यों, देखो अभी देखते हैं कि जो भी आपके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब हम एल्काइल हैलाइड में करते हैं या डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल में, तो प्रोडक्ट एल्कीन्स बनेंगी। जैसे ये हमने ले लिया एल्काइल हैलाइड, देखो बेसिक आप जानते हैं ना कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलती है कि OH लिया हमने, एल्कोहलिक OH लिया, OH नेगेटिव, देखो जो आपके बीटा एलिमिनेशन होगी, क्योंकि वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है उसको आप अल्फा कहते हैं, अगले कार्बन को आप क्या कहते हैं, दैट इज द बीटा। तो उसके बाद क्या होगा, एक एटम अल्फा से लॉस होगा, दूसरा बीटा से, बीटा से कौन, बीटा से H लॉस होगा और अल्फा से Cl लॉस होगा। देखो कैसे, आप बेस की भी डेफिनेशन जानते हैं, बेस आर दोज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी व्हिच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज स्पीसी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को। तो H को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो C और H के बीच के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास देखो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कार्बन को चाहिए नहीं, कार्बन ले लेगा तो कार्बन आयन बन जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए अल्फा कार्बन की तरफ, देखो शिफ्ट किए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्फा कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए एक बॉन्ड टूटेगा साथ के साथ जरूर, वो कौन, वो होगा Cl, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चला जाएगा। C और Cl के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या निकला, Cl नेगेटिव यहां से निकला, OH नेगेटिव H को ले गया था, तो ओवरऑल आपके एल्कीन्स बन गए। अब जो एल्कीन्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था, दे हैव द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। सिमिलरली हम दूसरी बात भी कर ले अल्कोहल वाली, देखो ये आपके पास अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन चलती है, 443 केल्विन हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है, ये हम अल्कोहल वाले चैप्टर में, एल्कीन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है जब एसिडिक मीडियम हो, वो ऑक्सीजन OH जो ग्रुप है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर किसको देगा, H पॉजिटिव को, देखो उसको लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन देते ही साथ, लोन पेयर देते ही साथ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो ऐसे। अब ये क्या करे, ये एकदम CO बॉन्ड के बीच में देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है C और O बॉन्ड के, इन दोनों को ऑक्सीजन अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे अट्रैक्ट करते ही साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो डिमिनिश हो गया, फिनिश हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बना, अब ये भी अनस्टेबल स्पीसी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो क्या करे, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने अपने एडजेसेंट कार्बन को कहा कि अपने जो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ शिफ्ट करें, तो CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अब देखो शिफ्ट हो जाएंगे उधर, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया था उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर OH था वो डिमिनिश हो गया, वो हट गया, एल्कीन्स बन गई। देखो क्या बन गई, एल्कीन्स। तो आपने दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली देखी, चाहे आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हो जिसमें एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनी, या आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हो इन एसिडिक मीडियम एट ए टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन, तो भी एल्कीन बनी। ये रिएक्शन होती हैं, चलती हैं, एल्कीन बनती भी है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं चलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है, जो एल्कीन बनी है, ये तो अनस्टेबल है ना अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि आपने देखा था कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो डबल बॉन्ड है इट इज ट्रीटेड एज ए 2 मेंबर रिंग और हैविंग द इंटरनल बॉन्ड एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो इट हैज हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। देखो हमने कैलकुलेट किया कि 1/2 ब्रैकेट में टेट्राहेड्रल एंगल माइनस में 0, तो अपने जब डिवाइड किया 109 डिग्री 28 मिनट्स को 2 से, तो क्या आया 54 डिग्री 44 मिनट्स का हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन चलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके दौरान तो जो प्रोडक्ट बनता है वो तो वेरी अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू द वालो कौन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो ये जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन एल्काइल हैलाइड एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन अल्कोहल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि इनके अंदर बोलो क्या है, हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन, और एल्कीन क्या है, अनस्टेबल, इसलिए जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ दीज टू रिएक्शन, दैट इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड एंड द डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द अल्कोहल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक थ्योरी और है, उसको स्टडी करते हैं, दैट इज द सेजमोर्स थ्योरी, और दैट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रेन। इसने क्या कहा, इसने ये कहा
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसके मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या आता है कि ऑल दी एटम्स, जितने भी एटम है साइक्लोपेंटेन एंड द लोअर मेंबर रिंग्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। जो लोअर मेंबर रिंग है, इसने ये अज्यूम किया है, इसने मान के चला कि साइक्लोपेंटेन और जो लोअर मेंबर रिंग है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इन दीज द ऑल दी एटम्स, ऑल दी कार्बन एटम्स दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो इन तीन के ऊपर तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ने भी तो सभी कार्बन एटम को एक ही प्लेन के अंदर माना था। उसी बेसिस के ऊपर तो वो इंटरनल एंगल हम लिखते थे, जिसके बेसिस के ऊपर हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन होती थी। क्योंकि इस सेजमोर्स थ्योरी ने इनको रिएक्टिव प्रूव करना है, तीन कंपाउंड को, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, बिकॉज दे आर रिएक्टिव स्पीसी। इसलिए इन्होंने इसको तो क्या मान लिया, दे आर इन दीज all three compounds, cyclopropane, cyclobutane and the cyclopentane, all the carbon atom are present in the same plane. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा, while in case of the cyclohexane and the higher members these carbon atom are not present in the same plane, वो सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो कैसे प्रेजेंट है, they have the पकड़ स्ट्रक्चर, पकड़ मींस they have the नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर बोलो कैसी है, they have the नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर विद नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, जो मैंने आपको बताया भी था, जैसे साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म एग्जिस्ट कर जाता है जिसमें सारे एंगल टेट्राहेड्रल एंगल ही होते हैं। तो मींस they have the नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सेजमोर्स थ्योरी। फिर उससे क्या हो जाएगा अब आगे, जिसकी वजह से इनके अंदर जीरो एंगल ऑफ स्ट्रेन होगा। जो साइक्लोहेक्सेन और हायर मेंबर रिंग है, इनके अंदर जो जितने कार्बन एटम हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, दे हैव द पकड़ स्ट्रक्चर, दे हैव द नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर विद द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, मींस दे हैव द नो एंगल ऑफ स्ट्रेन, दे हैव जीरो एंगल ऑफ स्ट्रेन, सो दे आर द स्टेबल स्ट्रक्चर। सो द साइक्लोहेक्सेन एंड द हायर मेंबर रिंग्स आर स्टेबल, इसलिए स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल है, इनके अंदर जीरो एंगल ऑफ स्ट्रेन है। क्यों जीरो एंगल ऑफ स्ट्रेन है, क्योंकि हमने इसकी स्ट्रक्चर को क्या माना, सेजमोर्स ने इनकी स्ट्रक्चर को क्या माना, पकड़ स्ट्रक्चर माना, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर माना। एज द साइक्लोहेक्सेन एंड द हायर मेंबरिंग हैव द जीरो एंगल ऑफ स्ट्रेन ड्यू टू देयर नॉन प्लेनर पकड़ स्ट्रक्चर विद नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, दैट थ्योरी, दैट इज द सेजमोर्स थ्योरी, इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रेन, कि इसके अंदर कोई भी तनाव नहीं है। क्योंकि जो बिगर रिंग होते हैं, एक पॉइंट और बताया गया, जो बिगर रिंग्स बनने में बड़ी दिक्कत होती है, बिगर रिंग्स हैव नो एंगल ऑफ स्ट्रेन। जितने बिगर रिंग है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन एंड सो ऑन, जितने भी जो बिगर रिंग्स होते हैं, दे हैव नो एंगल ऑफ स्ट्रेन, इनके अंदर कोई एंगल ऑफ स्ट्रेन नहीं होती, बट दे आर डिफिकल्ट टू फॉर्म ड्यू टू द मोर डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एंड्स। जैसे हमने ये 8 कार्बन की एक चेन बना दी, इसमें देखो ये वन एंड है, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, ये दूसरा एंड है, ये इन दो एंड को एक दूसरे के नजदीक लाना एक बार मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर ये नजदीक आ गए, वंस द बिगर रिंग्स आर फॉर्म्ड, जैसे ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू द सेजमोर्स थ्योरी, क्योंकि इनके अंदर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनकी पकड़ स्ट्रक्चर है, इनके अंदर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को एज्यूम किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेजमोर्स थ्योरी, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस स्ट्रेन भी कहा गया। तो ये था आपके साइक्लो जो प्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, इनके अंदर आपने बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर एंगल ऑफ स्ट्रेन देखा, जिसके बेसिस के ऊपर हमने इनके डिफरेंट पॉइंट के बेसिस के ऊपर कुछ उनकी एविडेंस देखे अपने बेयर स्ट्रेन थ्योरी के, फिर उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी आई बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। उन सारी बातों को इंटरमिक्स करते एक नई थ्योरी आई जिसे सेजमोर्स थ्योरी कहा गया, जिसने बताया कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन जो हैं वो रिएक्टिव क्यों हैं, क्योंकि उनकी प्लेनर स्ट्रक्चर कहा गया। सेजमोर्स ने उनकी स्ट्रक्चर को प्लेनर माना है, और जो हायर मेंबर हैं उनकी स्ट्रक्चर को क्या माना है, नॉन प्लेनर पकड़ स्ट्रक्चर माना है। तो ये था ऑल अबाउट द रिएक्टिव पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट भी हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो पार्ट है वो अभी हम देखेंगे। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट के ऊपर। अभी तक हमारा पार्ट था फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर साथ के साथ हमने दो थ्योरीज भी देखी, दैट इज द बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड द सेजमोर्स थ्योरी। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लोएल्केन। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है इनकी। हमें ये तो पता ही है कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, दे शोज द सिमिलरिटी, they shows the similarity with the alkanes on the basis of the fact that, वो की फैक्ट क्या है कि like that of the alkanes in cycloalkanes all the carbon atom है sp3 hybridized, सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी है, सभी कार्बन के साथ में H भी अटैच बाय द सिग्मा बॉन्ड, और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन इनके अंदर जो इंटरनल बॉन्ड एंगल होता है, जैसे मैंने बताया था 60 डिग्री है, जिसकी वजह से मैंने बताया था there is a considerable deviation from the normal tetrahedral angle, that is of 109 degree 28 minutes। जिसमें क्या होता हमने बताया था, जो एक देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर में बताया,
तो जो आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके जो ऑर्बिटल हैं, उनके बीच में क्या हुई, देयर अकर्स द रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देयर अकर्स द लार्ज बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द आउटवर्ड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आउटवर्ड शिफ्टेड हो जाता है, एक साइड में शिफ्टेड हो जाता है, इसकी शेप बनाना बॉन्ड हो जाता है, बनाना जैसी शेप हो जाती है, जो बैंड बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का बॉन्ड उसमें बैंड आ जाता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड चला जाता है, देखो ऐसे करके आउटवर्ड, तो उसकी शेप बिकम्स लाइक दैट ऑफ द बनाना, सो कॉल्ड एज द बनाना बॉन्ड कहते हैं साइक्लोप्रोपेन के अंदर। इसलिए जो ये साइक्लोएल्केन्स होते हैं दे आर, जितने भी साइक्लोएल्केन क्या सारे इक्वली रिएक्टिव है, नो बेयरस्टेन थ्योरी ने भी कहा था, कोई कम रिएक्टिव है कोई ज्यादा, तो सारे के सारे जो एल्केन साइक्लोएल्केन्स है दे आर नॉट इक्वली स्टेबल, नॉट इक्वली रिएक्टिव, किसी की रिएक्टिविटी कम है, किसी की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जो आपके साइक्लोएल्केन है, साइक्लोपेंटेन से ऑनवर्ड जब हम जाते हैं तो उनकी हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है, हमने अभी सेजमोर थ्योरी के बेसिस पे भी देखा था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन की प्लेनर स्ट्रक्चर मानी है और उनके अंदर हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है, दे आर मोर रिएक्टिव, और साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और फिर प्लेनर स्ट्रक्चर मानी गई सेजमोर थ्योरी के अनुसार साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसी वजह से क्या होता है कि जो साइक्लोएल्केन्स हैं, साइक्लोएल्केन और जो साइक्लोपेंटेन ऑनवर्ड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो अनरिएक्टिव हैं, किसकी तरफ, एज सच दे आर नॉट अटैक्ड बाय द केमिकल रिएजेंट लाइक द, बोलो कौन, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, और फुल जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एल्केन्स की तरह ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर देते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड के अंदर मैंने पहले भी बताया कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन दे आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन द एल्केन्स, लेकिन ये कम रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स के अंदर, क्योंकि एल्कीन्स को बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेसिस पे भी हमने देखा था, उसको एक टू मेंबरिंग स्ट्रक्चर माना गया है, उसके अंदर वेरी हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन होती है, जो हमने देखा था बहुत ही ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन थी, जो 54 डिग्री और 44 मिनट्स की थी। तो इसीलिए जो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन है दे आर मोर रिएक्टिव देन द एल्केन, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन में हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन होती है, लेकिन आपके जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है एल्केन, उनमें एंगल ऑफ स्ट्रेन नहीं होती, तो इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन, किससे, नॉर्मल एल्केन से, लेकिन ये कम रिएक्टिव होते हैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन एल्कीन से, क्योंकि एल्कीन में हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो साइक्लोप्रोपेन है और जो साइक्लोब्यूटेन है ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, दे हैव द टेंडेंसी टू शो द ओपन रिंग स्ट्रक्चर, they have the tendency to convert into the open ring structure, इनके अंदर रिंग क्लीवेज हो सकता है, they can give the addition product, ये एडिशन प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो आपके बॉन्ड पे रिपल्शन भी होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन के ऊपर स्ट्रक्चर में आपको दिख ही रहा है, जिसकी वजह से बनाना बॉन्ड है, और फाइनली वो ब्रेक भी होना चाहते हैं बॉन्ड, ताकि उनके अंदर से वो स्ट्रेन क्या हो जाए, रिलीव हो जाए। तो इसीलिए जो आपके साइक्लोएल्केन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, दे कैन शो द एडिशन रिएक्शन लाइक दैट ऑफ द एल्कीन, और मेनली साइक्लोप्रोपेन जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जैसे साइक्लोएल्केन्स की। तो जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, साइक्लोप्रोपेन हमने लिया जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन को करवाने के वे डिफरेंट हो सकते हैं, आउट ऑफ डिफरेंट वे इज क्या, लाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो भी आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है। तो होमोलाइटिक देखो क्लीवेज होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच का देखो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे CH बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे Cl ने अपना लिया, इधर कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन ले गया, H अपना ले गया, H और Cl मिलके बोलो क्या बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, तो आपका HCl निकल जाएगा, एक H हट के वहां पे Cl लग गया, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन इज द प्रोडक्ट। सेकंड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन देखें, लाइक एल्कीन्स द साइक्लोप्रोपेन अंडरगो द एडिशन रिएक्शंस, तो क्योंकि इनके अंदर हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन होती है, लार्ज बॉन्ड पे रिपल्शन होती है, जैसे डायग्राम में भी मैंने दिखाया, देखो आप ऑर्बिटल्स को देखो, देख जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्बिटल्स के अंदर, दे दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट शिफ्टेड टुवर्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, देखो बाहर की तरफ हमने इन ऑर्बिटल्स को देखो शिफ्ट करते हुए दिखाया, देखो बाहर की तरफ आपके ऑर्बिटल्स देखो आ गए हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट बिकम्स द बनाना, सो कॉल्ड एज द बनाना बॉन्ड, या बेंट बॉन्ड कहते हैं, बनाना बॉन्ड आप इसे कह देते हैं। अब हम इसमें करेंगे एडिशन रिएक्शन, देखो FeCl3 क्या किया, ये एक लेविस एसिड है, लुईस एसिड है, एक Cl को अपने साथ ले जाएगा, बॉन्ड का क्लीवेज इजीली करवा देगा, एडिशन रिएक्शन चली, देखो किसी भी एक बॉन्ड का आप क्लीवेज करके दिखा सकते हैं, कहीं भी एक जगह से देखो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक देखो Cl लग गया, एडिशन रिएक्शन हो गई आपकी, क्या बन गया 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन,
जबकि जो आपकी एल्कीन्स होती हैं, अनलाइक एल्कीन, एल्कीन की तरह जो साइक्लोप्रोपेन है, ये ओजोन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी नहीं दिखाते KMnO4 के साथ। तो ये थी कुछ कॉमन रिएक्शन जो ये दिखा सकते हैं आपके एल्केन, जो आपकी एल्कीन की तरह ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। एल्कीन की तरह कौन सी दिखाई साइक्लोप्रोपेन ने? एडिशन रिएक्शन शो कर दी। एल्केन की तरह कौन सी दिखाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई। तो पहले वाली जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो तो साइक्लोप्रोपेन ने आपके किस जैसी दिखाई? नॉर्मल एल्केन के जैसी। दूसरी जो रिएक्शन दिखाई एडिशन रिएक्शन, ये साइक्लोप्रोपेन ने किस जैसी दिखाई? लाइक दैट ऑफ द एल्कीन, क्योंकि एल्कीन शोज द एडिशन रिएक्शन। तो ये थी कुछ रिएक्शन आपकी एल्कीन्स की। फर्दर देखो जो साइक्लोब्यूटेन होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं साइक्लोप्रोपेन से, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन को नॉर्मल अंडर नॉर्मल कंडीशन शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर कर दे, जैसे 393 केल्विन टेम्परेचर हमने कर दिया, हम हाइड्रोजनेशन करने की कोशिश करें, तो उस दौरान कार्बन कार्बन बॉन्ड का देखो क्लीवेज होकर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाती है, और जो साइक्लोब्यूटेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एन ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन साइक्लोब्यूटेन कम रिएक्टिव है तो साइक्लोप्रोपेन से, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर जब विग्रस कंडीशन हम लगा दें, तब जाके आपका साइक्लोब्यूटेन भी एन ब्यूटेन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिएक्शन पार्ट, प्रॉपर्टीज पार्ट ऑफ द साइक्लोएल्केन्स। पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने दो थ्योरीज भी स्टडी की, दैट इज द बेयरस्टेन थ्योरी एंड द सेजमोर्स थ्योरी, और उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द cycloalkane, or you can say the reactions of the cycloalkane. Thank you.